Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Future X Learning. Myself Bashar Hassan, and I am back with the second part of the first chapter of grade 10 physics. That's reflection and refraction. In the last lecture, we had a discussion about the basic concept of reflection, the concept of reflection, the laws of reflection. Then we had a discussion on spherical mirrors, the image formation by spherical mirrors, magnification. In this part, our agenda is beta refraction and its laws. First, we will discuss about refraction. Then we will go through spherical lenses. Then we will study about image formation by lenses. Then we will go through application of lenses beta. And lastly, we will discuss about magnification and power of lens. So let's get started with the definition beta. Refraction beta. If you know बेटा, अगर आपको अभी भी पता होगा बेटा रिफ्लेक्शन के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट बेटा किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है बेटा, तो वो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है बेटा. दैट कॉन्सेप्ट वाज अबाउट रिफ्लेक्शन. नाउ द स्टोरी इज बेटा बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है बेटा. क्या है? रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेटा? जब बेटा लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे मीडियम में बेटा एंटर करेगा. व्हेन अ लाइट रे moves from one medium into another medium beta, there is a deviation in the path of the light. Yes beta, जो लाइट होता है बेटा इसका रास्ता ही तब्दील हो जाता है बेटा. इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कहते हैं. In the other words you can say that beta bending of light, though it is not a real bending of light, but actually what happens is that कि लाइट जो होती है बेटा अपना रास्ता तब्दील करती है जब ये एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में बेटा एंटर करती है. सो बेंडिंग ऑफ लाइट बेटा व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन बेटा. वेरी इजी बेटा. व्हाट इज द रीजन बेटा? यस, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. मैं एक एग्जांपल लूंगा बेटा. फॉर एग्जाम्पल बेटा वी हैव अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हियर बेटा. मेरे पास एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है बेटा यहां पर. तो लाइट जो है बेटा मान के चले बेटा, मान के चले जो लाइट है बेटा वो एयर से निकलकर वाटर में एंटर करेगा बेटा. लेट्स कंसीडर दैट द लाइट इज मूविंग फ्रॉम बेटा एयर इनटू वाटर. व्हाट विल हैपन? यस, व्हाट विल हैपन बेटा? दो चीजें होने वाली है. सुनो मेरी बात, दो चीजें होने वाली बेटा. यहां पर अगर हम हवा में लाइट की स्पीड को बेटा c से रिप्रेजेंट करेंगे और वाटर में बेटा लाइट की स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं एक बात बेटा, जो हवा में लाइट की स्पीड होती है बेटा अप्रोक्सीमेटली ये होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. वही अगर हम बेटा वाटर की बात करेंगे बेटा, तो वाटर की में ये लाइट की स्पीड बेटा घट के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. नाउ व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेटा? सर लाइट की स्पीड कम हो गई. बिल्कुल बेटा, जो लाइट की स्पीड है बेटा वो कम हो गई. तो लाइट की स्पीड कम होने की वजह से बेटा क्या होता है, जो लाइट होती है वो अपना रास्ता ही तब्दील कर देती बेटा, क्योंकि इसको अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना होता है बेटा. लाइट इज इन hurry and always travels through the quickest path. So in order to attain the quickest path beta, what the light does, it deviates its path. ये अपने रास्ते से ही बेटा भटक जाती है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम बेटा क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा. So there is one example of pencil appears bent in the water. Yes, अगर आप एक पेंसिल को लोगे बेटा और उसको obliquely आप पानी में डालोगे and you see this pencil on the other side from the front side, what you will see is that बेटा आपको लगेगा जो पेंसिल है बेटा वो broken है, वो टूट गया है इंटरफेस पे. This all happens because of रिफ्रैक्शन. इज दिस क्लियर बेटा? तो यहां पे मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस बेटा. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं बेटा. वो क्या है? सुनो मेरी बात बेटा, सुनिए. तो लाइट जब बेटा एक मीडियम से ट्रेवल करके बेटा जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी बेटा, तो यहां पे दो मीडियम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. इजंट इट? जो रिफ्लेक्शन में यस सर नहीं होता था बेटा, नहीं होता था. रिफ्लेक्शन में खाली एक मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता था. तो यहां पर बेटा दो मीडियम्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो इनमें से बेटा हम एक मीडियम को नाम देंगे रेयरर मीडियम. वेरी गुड. क्या नाम देंगे बेटा? रेयरर मीडियम. और एक मीडियम का जो नाम है बेटा वो रहेगा डेंसर मीडियम. सो हाउ मेनी मीडियम्स आर बेटा इन्वॉल्वड? यस, देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ
two mediums beta. One of the medium is called a rarer medium, another medium is called a denser medium. Now what do you mean by rarer medium beta? What do you mean by denser medium? You should be aware of it. बहुत जरूरी है बेटा ये जानना. तो rarer medium क्या होता है बेटा? जिसमें जिसमें लाइट की स्पीड बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. आई यूज इट द वर्ड बेटा मोर, और मोर वर्ड यूज कहां होता है? यस कंपैरिजन में. तो बेटा डेंसर मीडियम की बात करते हैं बेटा. सो डेंसर मीडियम किसको कहते हैं बेटा? डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम सर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज लेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी हैव टू मीडिया बेटा, आपके पास दो मीडियम्स है. तो एक में लाइट की स्पीड कम होनी है तो दूसरे में लाइट की स्पीड ज्यादा होनी है बेटा. तो अगर आप इन दो मीडियम्स का कंपैरिजन करोगे बेटा, जिस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड बेटा यस ज्यादा रहेगी उसे कहेंगे रेयर मीडियम, एंड द एक्चुअल टर्म इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. और जिसमें लाइट की स्पीड बेटा यस कम रहेगी उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, या कहते हैं सिंपली डेंसर मीडियम. बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म बेटा. आप इंडिविजुअली किसी मीडियम को रेयर या डेंसर करार नहीं दे सकते बेटा. आइए मैं समझाता हूं और एक एग्जांपल से. एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा बेटा, मेरे साथ रहिए. सुनिए मेरी बात सुनिए. अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं बेटा, अगर मैं मान के चलूं बेटा कि लाइट जो है वो एयर से निकलकर वाटर में एंटर कर रही है सर. हां अभी आपने ये बात बोली थी. तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है बेटा. हां तो यहां पर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 है बेटा विद द यूनिट मीटर पर सेकंड. ठीक है बेटा. तो यहां वाटर को क्या बोलोगे और एयर को क्या बोलोगे? यस बेटा सोच के बताओ. एयर को क्या बोलोगे और वाटर को बोलोगे? यस या एग्जैक्टली. एयर को यहां हम क्या मानेंगे बेटा? रेयर मीडियम. वेरी गुड. और वाटर को क्या मान के चलेंगे? यस सर डेंसर मीडियम. क्लियर है. लेकिन बेटा अगर यही लाइट वाटर से निकलकर ग्लास में जाए तो लेट्स सी. अगर लाइट बेटा वाटर से निकलकर ग्लास में जाएगा, क्या इसके स्पीड में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, स्पीड में चेंज आएगा क्योंकि मीडियम डिफरेंट है बेटा. तो अगर मैं आपको बताऊं वाटर में लाइट की स्पीड बेटा पता है कितनी होती है बेटा? लेट्स कॉल दिस एज v1. यस अभी आपने बोला सर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. एग्जैक्टली. लेकिन यही लाइट जब बेटा ग्लास में ट्रेवल करेगी द स्पीड विल डिक्रीज टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. अब बताओ बेटा यहां पर रेयरर कौन है और डेंसर कौन है? हां सर क्लियर है. यहां पर वाटर रेयरर मीडियम है सर, और यहां पर ग्लास जो है सर ये डेंसर मीडियम है. तो आप देखिए ना बेटा, मैंने दो एग्जांपल्स ली, दोनों रिफ्रैक्शन की एग्जांपल्स है. लेकिन पहले में लाइट की स्पीड हवा में ज्यादा थी, वाटर में कम थी, तो वाटर डेंसर आ गया. लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि वाटर में लाइट की स्पीड कम थी बेटा, ज्यादा थी सॉरी, और ग्लास में कम हो गई. तो यहां वाटर एक्ट कर रहा है रेयरर और यहां वाटर एक्ट कर रहा है डेंसर. तो तभी मैंने कहा था बेटा ये जो मीडियम में आप रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात कहोगे बेटा, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स. सर क्या है फिर ये? सर क्या है? ये है रिलेटिव टर्म्स बेटा. आपने रिलेट करना पड़ेगा दो मीडियम्स को. यू हैव टू रिलेट द टू मीडिया. सो द मीडियम इन विच द स्पीड इज लेस इज डेंसर मीडियम. द मीडियम इन विच द स्पीड इज मोर इज रेयरर मीडियम. इज दिस क्लियर? हाँ सर क्लियर है. आइए इस डायग्राम को देख लेते हैं बेटा. क्या है यहां पर? एक रे ऑफ लाइट बेटा जिसका नाम है AO, जिसे हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कह सकते हैं बेटा. ये किस पे पड़ रहा है बेटा? ये लाइट रे किस पे इंसिडेंट है? हाँ सर एक इंटरफेस पे, से बाउंड्री कहो या इंटरफेस कहो बेटा. यहां पर एक लाइट रे आई बेटा, तो उसके बाद आप देख सकते हो इस लाइट के साथ क्या हुआ. हाँ सर ये अपने रास्ते से भटक गई है. इसको जाना था इस रास्ते से बेटा, लेकिन देखो ये पहुंची कहां बेटा? तो इस वाली रे को हम कहेंगे बेटा यस इंसिडेंट रे. ठीक है बेटा, कुछ बेसिक टर्म्स है. इस वाली रे को हम कहेंगे बेटा रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहेंगे बेटा? रिफ्रैक्टेड रे. इस वाले एंगल को हम कहेंगे यस एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है. So light is moving from one medium to another. There's an involvement of two angles, angle of incidence and angle of
रिफ्रैक्शन। एक और बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनो सुनो। अब बेटा हमने पढ़ा कि हमारे यहां पर दो मीडियम्स है बेटा, दो मीडियम्स है हमारे पास। क्या क्या बेटा? हाँ, क्या क्या मीडियम है? हाँ सर, एक का नाम आपने रेयरर बोला सर, एक का नाम आपने डेंसर बोला। सुनो मेरी बात बेटा, जब लाइट रेयरर मीडियम से ट्रेवल करके किस में जाएगी? डेंसर मीडियम में। बेटा एक बात याद रखना बेटा, द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब लाइट रेयरर से कहां जाएगी बेटा? डेंसर मीडियम में, इसकी स्पीड घट जाएगी बेटा। स्पीड घटेगी तो ये किसकी तरफ आएगी बेटा? डेंसर मीडियम में। सर क्या यहां दो एंगल्स होंगे? बिल्कुल होंगे, एंगल आई एंड एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर बेटा, दैट इज आर विल नॉट बी इक्वल टू आई। आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई के बराबर नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो चीज तो रिफ्लेक्शन में होता था, यहां तो लाइट डिविएट हो रही है बेटा। सर फिर क्या होगा? अगर लाइट रेयरर से कहां जा रही है बेटा? फिर से बता रहा हूं, अगर लाइट कहां जा रही है बेटा? रेयरर से डेंसर। आप ये लिख लीजिएगा ये पॉइंट बेटा, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और आपका जो एंगल आर है बेटा ये लेस देन आई रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, पूछा जा सकता है ऐसा सवाल कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, बताइए एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? आर इज लेस देन आई। आइए दूसरे एग्जांपल पे आते हैं बेटा। अगर रिवर्स केस होगा बेटा कि आपके पास ऊपर डेंसर मीडियम है और आपके पास ये नीचे का मीडियम जो है बेटा ये रेयरर मीडियम है, और लाइट जो है बेटा वो रेयरर से कहां जा रही है? यस सर, डेंसर में। तो इस वाले केस में डेंसर से कहां जा रही है बेटा? रेयरर में। तो ये मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। नॉर्मल यू नो, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था मैंने, a straight line which is perpendicular to the interface। बेटा एक ऐसी लाइन जो इंटरफेस को परपेंडिकुलर होगी बेटा, इसे नॉर्मल हम कहते हैं बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा बेटा। सो व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, रेयरर कौन सा होता है बेटा? जिसमें लाइट की स्पीड यस ज्यादा होगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा पॉइंट नोट करे बेटा, when light moves from denser medium to rarer medium, the light ray moves yes away from the normal। ये बेटा एंगल I, ये बेटा एंगल R, तो यहां जो रिलेशन होगी बेटा वो होगी एंगल R is greater than एंगल I। आई थिंक ये जितनी भी चीजें मैंने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बेटा बोली, आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ सर, चलिए बेटा आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेटा। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेटा। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, जिसमें पहला लॉ जो है बेटा वो कहता है इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यस, सेम टू सेम एज इट हैपेंड इन रिफ्लेक्शन बेटा। रिफ्लेक्शन में भी हमने यही पढ़ा, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होते हैं वो एक ही प्लेन में रहते हैं बेटा। सेम स्टोरी यहां पे भी है। जब रिफ्रैक्शन होता है बेटा, जब रिफ्रैक्शन होता है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है बेटा, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, ये एक ही प्लेन में रहेंगे बेटा। आप मान के चले आपने एक बकेट ऑफ वाटर लिया बेटा, उसमें आपने एक प्लेन को इंसर्ट किया, मान लीजिए कार्डबोर्ड शीट, एक व्हाइट पेज इंसर्ट किया बेटा, और एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अलोंग द पेज आई बेटा। ये जब वाटर में ट्रैवल करेगी बेटा, ये बेंड तो हो जाएगी, लेकिन ये पेज को नहीं छोड़ेगी, ये अपना प्लेन डिविएट नहीं करेगा, ये नहीं छोड़ेगा प्लेन। दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन। क्लियर है? स्नेल्स लॉ, इट इज द सेकंड लॉ बेटा। ये जो है ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, जिसका दूसरा नाम है स्नेल्स लॉ, एज इट वाज गिवन बाय स्नेल अ फिजिसिस्ट। तो क्या कहता है ये लॉ बेटा? ये कहता है द रेशियो ऑफ sin of I to sin of R for a given pair of media, yes, is always constant। ये बेटा थोड़ा सा आपको रफ लगेगा, बट आई विल मेक इट इजियर फॉर यू बेटा। बहुत इजी करने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट को। स्नेल्स लॉ कहता है बेटा कि जो साइन ऑफ आई होगा बेटा, जो साइन ऑफ आई होगा टू साइन ऑफ आर होगा बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा। और इस कांस्टेंट को बेटा एक नाम मिला है, बेटा, जिसे लिखते तो हम एन से है, लेकिन बेटा इसका नाम जो है वो है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बेटा? हाँ, नाम याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां हम इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेड 12 में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां आप देखेंगे इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों रिप्रेजेंटेशंस बेटा सही है, यहां हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सी बेटा, इसको समझना है। स्नेल ने दूसरे लॉ में कहा बेटा, जब रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में बेटा जाएगा, उसका I बाय आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। बेटा पहले साइन की कहानी भूल जाओ। दो यू माइट हैव रेड दिस साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा इन द ट्रिग्नोमेट्री एज वेल, बट यहां पर हम फोकस रखेंगे बेटा I बाय आर पे। आइए मैं समझाता हूं I बाय आर की कहानी बेटा, थोड़ा समझाना मैं चाहूंगा। क्या कहता है I बाय आर? आइए मान के चले बेटा, मान के चले कि रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा। जो लाइट है बेटा ये एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जा रहा है। हाँ सर क्लियर है, ये सर अपना रास्ता भटक जाएगी। ये I है बेटा, ये R है। तो लॉ क्या कहता है बेटा कि I बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो एक्चुअल लॉ इज साइन I बाय साइन आर। मैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं बेटा। क्या है? I बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब समझिए जरा। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपका I चेंज होगा बेटा, R भी चेंज होगा, सच दैट रेशियो में कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर I बेटा बढ़ेगा तो R कम नहीं होगा, R भी बढ़ेगा बेटा, ताकि रेशियो में चेंज ना आए। अगर आपका एंगल I घटेगा बेटा तो R भी घटेगा बेटा, R भी डिक्रीज होगा, ताकि रेशियो में कांस्टेंट ना, ताकि रेशियो क्या रहे बेटा? कांस्टेंट रहे। और ये कांस्टेंट रख कौन रहा है बेटा? मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रही है, क्योंकि वो लाइट को इस तरह डिविएट कर रहा है कि रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है बेटा। वही है कि अगर आपका एंगल ऐसे है बेटा तो आपका कुछ R होगा। अगर आपका एंगल I ज्यादा है बेटा, मान लीजिए ये आपका एंगल I है, तो बेटा क्या होगा कि आपका R भी इंक्रीज होगा बेटा। यानी जो एक्सटेंट ऑफ डिविएशन है बेटा वो सेम है। आपका I है तो आपका R भी चेंज हो रहा है। आप I को चेंज कर रहे हो, R भी चेंज हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन इज नॉट चेंजिंग बेटा। ये जो रेशियो है बेटा वो कांस्टेंट रहा है। सिंपल है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ। बट यहां हम जो रेशियो ले रहे हैं ना एंगल के हिसाब से बेटा, वो कौन सा वाला रेशियो लेते हैं बेटा? साइन रेशियो। इसके पीछे भी एक कहानी है, अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप इस बाउंड्री ऑफ सेपरेशन को लेके एक एंगल I और एंगल R ड्रॉ करते हो बेटा, अगर इस एंगल I के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा, आप देखोगे यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में चेंज आ रहा है बेटा, जब आपका R वेरी कर रहा है, सॉरी जब आपका I वेरी कर रहा है। तो व्हेन योर I इज वेरिंग, व्हेन योर I इज गेटिंग चेंज्ड बेटा, इस ट्रायंगल का, बिकॉज़ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यू नो इट, ट्रिग्नोमेट्री। सो हियर P चेंज H चेंज, और ये P और H किस में आता है बेटा? हाँ सर साइन में आता है। इसलिए हम यहां पर बेटा साइन का रेशियो ले रहे हैं। तो याद रखिए स्नेल्स लॉ कहता है बेटा साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। पर यहां एक बात याद रहे बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस वाले मीडियम का है बेटा? यहां तो दो मीडियम्स की बात हो रही थी। लाइट एक मीडियम से आ रहा है और लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, ठीक है बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकाल रहे हो? सर जो लाइट को डिविएट कर रहा है सर। तो लाइट को डिविएट कौन कर रहा है सर? जिसमें लाइट एंटर कर रही है सर, समझ आ रहा है हमें? जिसमें लाइट एंटर कर रही है। लाइट किस में एंटर कर रही है सर? मीडियम 2 में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बेटा? सर मीडियम 2 का है सर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आइए क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? इट शोज हाउ मच ए मीडियम स्लोज डाउन द लाइट। ये एक मीडियम की एबिलिटी है बेटा, ये एक मीडियम की एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ यस अ मीडियम क्या करने की बेटा? टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा मसला क्या है। ये जो बेंडिंग एबिलिटी है ना मीडियम की, ये उस मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नाम याद रखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ऑप्टिकल डेंसिटी। इट्स नॉट द डेंसिटी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, ओके? दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट शोज कंपोजिशन ऑफ मैटर, ओके? दैट्स अ डिफरेंट गेम। बेटा ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी शोज द एक्सटेंट टू विच अ मीडियम एब्जॉर्ब्स, एटेन्यूएट्स द लाइट। एक मीडियम के अंदर जब लाइट जाता है बेटा, वो उसको कितना डिविएट कर रहा है, मतलब उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद रीइमिशन होता है। लाइट ऐसे आके मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती बेटा, लाइट पहले एब्जॉर्ब होती है। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होगा, वो इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बहुत डेप्थ है बेटा।
तो लाइट जब आती है बेटा, लाइट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उस मीडियम में, उतना ही उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा बेटा। तो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी हवा से ज्यादा है बेटा। ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी यस वाटर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ग्लास लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है बेटा, इसलिए लाइट ज्यादा डिविएट होती है बेटा। यस, तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है ना। तो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा, उतना वो ज्यादा डिविएट करेगा बेटा। और यही जो मेजर है ना बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी का, ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजर होता है बेटा, उसी मेजर को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर आपको यह पता लगाना है कि कोई मीडियम लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, उसके लिए एक नंबर मिला है मीडियम्स को बेटा, वो नंबर जो होगा बेटा, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स ए प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट्स। इट्स ए नंबर बेटा विदाउट यस एनी यूनिट्स। जैसे मैं एक नंबर दूंगा यहां पर बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं अब यहां पर बात करूं वाटर की बेटा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अप्रोक्सीमेटली 1.33 होगा बेटा। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास का देखेंगे बेटा 1.5 के आसपास होता है बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा बेटा 2.42। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इससे कहीं ना कहीं इनकी बेंडिंग एबिलिटी पता चल रही है बेटा। वाटर की बेंडिंग एबिलिटी कम है, ग्लास की उससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी बेटा? डायमंड। इसलिए डायमंड चमकता है बेटा, ये लाइट को ज्यादा डिविएट करता है। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हाँ कितना है? 2.42। अब ये जो मेजर है ना बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम का बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये दिखाएगा कि एक मीडियम लाइट को कितना डिविएट करेगा। तो लाइट अगर हवा से निकलकर किसी पर्टिकुलर मीडियम में बेटा जा रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, हाँ उतना ही वो लाइट को ज्यादा डिविएट करेगा बेटा। यस, तो कैसे निकालें हम, कैसे चेक करें कि कोई मीडियम कितना डिविएट कर रहा है बेटा? दो तरीके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करने के दो तरीके हैं बेटा। सर क्या है? एक हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। क्या बेटा? हाँ, इन टर्म्स ऑफ एंगल। द सेकेंड मेथड इज इन टर्म्स ऑफ स्पीड। और बेटा दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड सही है। सर कैसे? देखो बेटा, लाइट एक एंगल पे आएगी जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा एट अ डिफरेंट एंगल, इज इट? तो आप वेरिएशन देखोगे ना एंगल में कितना चेंज आया। ये 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, मतलब डिविएशन हो गई। तो आप क्या करोगे? हाँ, कंपैरिजन किससे किया जाता है? यस, रेशियो से। एग्जैक्टली। तो आप क्या कर रहे हो बेटा? साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। सोचो ना बेटा, कॉमन सेंस है ये। आप एंगल्स का रेशियो चेक कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है डिविएशन कितनी हो रही है, तो उसी डिविएशन का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला तरीका है n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। द अदर मेथड इज आप बेटा स्पीड्स का रेशियो निकालोगे। बिल्कुल, क्योंकि पहले जो स्पीड थी बाद में वो नहीं रहती है, स्पीड अलग हो जाती है बेटा, स्पीड चेंज हो जाती है। तो अगर आप स्पीड्स का रेशियो भी चेक करोगे तब भी आपको डिविएशन पता चलेगा, क्योंकि डिविएशन की वजह से ही तो स्पीड में चेंज आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सर, क्लियर हो रहा है। तो दो तरीके बेटा, इधर यू गो फॉर साइन आई बाय साइन आर और यू सिंपली गो फॉर V1 by V2। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा बेटा, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है बेटा, आदत है एग्जांपल्स देने की। देखिए बेटा, एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं बेटा। एयर से लाइट निकलकर वाटर में गया है। हाँ सर, अभी अभी मैंने वैल्यूज बताए। तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं बेटा, n डैश, यस, व्हाट विल हैपन? सर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस I है सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। दो आपको नहीं पता होगा बेटा किस आई पे कितना आर होगा, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते बेटा, इट्स क्वाइट हेक्टिक जॉब। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर भी स्पीड देखेंगे, यहां पर भी स्पीड देखेंगे। तो एयर में जो स्पीड अप्रोक्सीमेटली मैंने बताई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, द रियल वैल्यू इज 2.98 अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेशंस के आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए यू कैन यूज 3, नो इश्यूज। वी बेटा कितना है मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया बेटा? 2.25 मैंने बताया था, यस, इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है ना बेटा, अगर आप यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हो, किसका चेक कर रहे हो? सर वाटर का चेक कर रहे हैं। लाइट किस में जा रही है बेटा? सर वाटर में जा रही है। डिविएट कौन कर रहा है? सर वाटर कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चेक हो रहा है? सर वाटर का हो रहा है। तो किसके बराबर आएगा? सर C by V। सर क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, यस, डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड बेटा। ये गया इसके साथ 10 टू द पावर 8 कैंसिल, यहां बचा 3 डिवाइडेड बाय 2.25। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.33, जो मैंने पहले ही बताया हुआ था। यस सर, क्लियर है।
तो बेटा यहां जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया बेटा, किसका चेक किया? वाटर का। कैसे? रेशियो ऑफ स्पीड्स लेके। सिंपल बेटा। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। चलिए बेटा एक और चीज जो मुझे यहां पे बतानी है, एक और चीज जो मुझे यहां पे क्लियर करनी है बेटा। देखिए बेटा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस बेटा। जब भी कोई चीज पढ़ो बेटा, पूरा का पूरा पढ़ो, विद प्रिसिशन, विद एक्यूरेसी, विद सॉलिड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बेटा? क्लियर है? सुनो बेटा, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का चेक कर रहे हो बेटा, तो दो पॉसिबिलिटीज है। क्या ये जरूरी है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जरूरी है कि लाइट हमेशा हवा से ट्रेवल करके उस मीडियम में एंटर करेगा जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करें? नहीं सर, जरूरी नहीं है। तो हमारे पास बेटा, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। एक जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं यस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा? हाँ सर, absolute refractive index. And the second one is beta, yes, relative refractive index. क्या बेटा? relative refractive index. सर क्या फर्क है इनमें? सर क्या फर्क है? भाई आसमान जमीन का फर्क है। देखिए मेरे साथ जुड़िए, देखिए फर्क क्या है बेटा। देखो बेटा, अगर लाइट बेटा एयर ऑब्लिक वैक्यूम से ट्रेवल करके किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगा, समझना बेटा। तो लाइट को डिवेट कौन कर रहा है? सर मीडियम। उस वक्त जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, जिसे हम एन से लिखते हैं बेटा, उसे कहा जाता है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? सर ये तो आपने अभी अभी पढ़ाया सर, ये तो हम समझ भी चुके हैं सर, इसमें क्या डाउट है? हाँ बिल्कुल, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर लाइट किसी भी मीडियम से होके आएगा अदर देन कोई भी मीडियम है बेटा, कोई भी मीडियम है अदर देन एयर ऑब्लिक वैक्यूम। क्या है बेटा? अगर कोई भी मीडियम है बेटा अदर देन एयर ऑब्लिक वैक्यूम बेटा, तो क्या होगा? तो लाइट एंटर कर रही है किसी दूसरे मीडियम। लाइट किसी भी मीडियम से होके आ रही है, लेकिन वो एयर ऑब्लिक वैक्यूम नहीं है, इन दोनों को छोड़ के, जैसे वाटर से आ रही है ग्लास में जा रही है। तो उस वक्त उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट मीडियम शुड बी आल्सो अदर देन एयर ऑब्लिक वैक्यूम। उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर मजा आ गया सर, समझ आ गया सर। क्योंकि बेटा खाली इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी लाइट बेंडिंग एबिलिटी कितनी है बेटा, डिपेंड इस पे भी करेगा कि लाइट किस मीडियम से होके आई पहले, उसी हिसाब से उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा बेटा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइट एयर ऑब्लिक वैक्यूम से एंटर करके मीडियम में जा रहा है बेटा, नंबर 2, या तो लाइट किसी और मीडियम से जो एयर ऑब्लिक वैक्यूम नहीं है बेटा, वहां से होके दूसरे मीडियम में जा रहा है, तब उस मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। सर एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल्स का दौर है बेटा, एग्जाम्पल पे आते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। आइए, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला कि अगर लाइट हवा से निकलकर फॉर एग्जाम्पल ग्लास में जाएगा बेटा, ये लाइट जब आएगी बेटा उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगी। हाँ सर, यहां स्पीड आपको पता है बेटा, ग्लास का मैं बता दूं 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं बेटा रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल के दो, क्योंकि किसका निकालोगे? जिसने डिवेट किया। हाँ सर, ग्लास का। कितना आएगा सर? C/V आएगा। C कितना बेटा? सर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा V कितना? सर 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द आंसर? सर ये गया इसके साथ, 3/2 इज यस 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ग्लास की लाइट बेंडिंग एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ये 1.5 है। तो 1.5 टाइम्स ये लाइट को बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेटा, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर यही लाइट बेटा, अगर यही लाइट वाटर से होके आए तो, वाटर से होके आए तो बेटा, हाँ सर, यहां पर स्पीड v1, अब आप c नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि c हवा या वैक्यूम के लिए होता है बेटा, स्पीड के लिए। तो लाइट जो है बेटा, अब आप मान के चले, यस, लाइट जो है बेटा वो वाटर से निकलकर ग्लास में एंटर करे, क्या इसको डिविएशन होगा? बिल्कुल सर डिविएशन होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड सर वेरी होगी, और यहां पर हम स्पीड का नाम v2 रख देंगे। बताओ v1 कितना? सर v1 है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? बताइए बेटा V2 कितना है? सर V2 आपने बोला 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। अब आप यहां पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे? सर ग्लास का निकालेंगे, क्योंकि लाइट, अरे यहां पे भी तो गिलास का निकाला था, फिर फर्क क्या है भाई? नहीं, यहां गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर था, उसे एब्सोल्यूट कहते हैं बेटा। यहां पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यस वाटर है, तो हम लिखेंगे बेटा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बेटा यहां एयर लिखने की जरूरत ऊपर होती नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट कंडीशन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां क्या आएगा? हाँ सर V1/V2 आएगा सर। तो वो कितना आएगा सर? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यस, डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1.125। क्लियर है? यस सर। अब देखो ना बेटा, दोनों जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, यहां पे 1.5, और हम याद एब्सोल्यूट रखते हैं बेटा, रिलेटिव नहीं रखते। व्हाई? क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन हैव एनी वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर मीडियम। आपको क्या पता लाइट किस मीडियम से होके आ रही है बेटा? तो आप गिलास को इतने सारे मीडियम्स के साथ कंपेयर कर सकते हो बेटा, वहां उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो खुद कितने बन जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक को बेटा चेक करें, वहां पे आपको खाली मिलेंगे यस सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछा जाएगा तो एब्सोल्यूट में ही पूछा जाएगा बेटा, कुछ वैल्यूज मैंने बता दी। आई थिंक आप सबको ये क्लियर हुआ होगा बेटा, क्रिस्टल एंड क्लियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो बेटा, अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है बेटा, और इसके ऊपर हम एक लाइट को इंसिडेंट करें बेटा, तो यहां पर रिफ्रैक्शन बेटा 2 बार होगा, इसलिए हम इसे इसीलिए हम इसे डबल रिफ्रैक्शन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं बेटा? डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डबल रिफ्रैक्शन। क्यों सर, क्यों कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन? क्योंकि यहां बेटा रिफ्रैक्शन 2 बार होना है, 2 बार होना है, क्योंकि यहां 2 इंटरफेसेस है, एक जिसका नाम है बेटा ए बी, एक रे ऑफ लाइट आई बेटा, ये इस इंटरफेस पे आई, ये नॉर्मल है बेटा, इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 30 दिखाया बेटा। सो इस लाइट रे को बेटा इस डायरेक्शन में जाना था, जहां से ये डॉटेड लाइन है बेटा, ये इसका क्या था बेटा? ये इसका एक्चुअल पाथ था, या हम बोल सकते हैं इसका इनिशियल डायरेक्शन था, इनिशियल डायरेक्शन था बेटा। लेकिन इस वाले पॉइंट पे लाइट विल बेंड towards the normal. Why? Because light is moving from rarer to denser. हाँ सर, पढ़ाया आपने, जब लाइट जाती है रेयर से डेंसर बेटा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये अपना रास्ता कम करने की कोशिश करेगी ताकि ये जल्दी बाहर आए बेटा। सो यहां पर R विल बी लेस देन, यस R विल बी लेस देन R। हाँ सर, क्लियर है। अब लाइट जब दूसरे इंटरफेस पे पहुंचेगा, अब लाइट को बाहर भी तो आना है ना, बैक इनटू एयर, व्हाट विल हैपन? इट्स स्पीड विल इंक्रीज, सो इट विल मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है बेटा, और बाहर हवा आपका रेयर मीडियम है। अब बताओ क्या होगा सर? द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंस बेटा। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ बेटा? 2 बार हुआ। ये 2 बार रिफ्रैक्शन की वजह से पता है क्या होगा बेटा? ये जो इमर्जेंट रे है ना बेटा, ये इमर्जेंट रे उसका जो एक्चुअल पाथ है बेटा, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। मतलब जो लाइट था बेटा, ये साइडवेज डिस्प्लेस हो चुका है, लेटरली ये डिस्प्लेस हो चुका था। देखिए ना, जाना था ऐसे, जाना था ऐसे, पहुंची कहां बेटा? इधर पहुंची, इधर पहुंची बेटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेस, इट हैज गॉट लेटरली डिस्प्लेस्ड बेटा। इसे हम कहते हैं बेटा क्या? इसे हम लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट भी नाम है बेटा इसका। इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बेटा बोलते हैं इसको। बट व्हाट एक्चुअली इज लेटरल शिफ्ट बेटा? द साइडवेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे from its actual path, या हम बोल सकते थे perpendicular distance between the emergent ray and the incident direction of the light. The incident ray bends at the entry, बेटा हो गई bend entry पे भी और exit पे भी। उसके बाद emergent ray parallel to the incident ray. The crux line is बेटा, जो emergent ray बेटा वो actual path को, जो incident ray की direction है बेटा, उसको parallel है, तो इसे हम laterally displaced कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसके लिए हम डेरिवेशन भी निकालेंगे आगे हायर क्लासेस में, यहां आपको डेरिवेशन के साथ गर्ज नहीं है बेटा। तो यहां पर रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बेटा यहां पर, वो पॉइंट है बेटा कि जब भी डबल रिफ्रैक्शन होता है बेटा ग्लास स्लैब में, जब भी डबल रिफ्रैक्शन होगा बेटा ग्लास स्लैब में, तो एक बात याद रखें बेटा कि यहां पर एंगल I और एंगल E हमेशा बराबर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रियर एंड मीडियम एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इन द रियर एंड मीडियम बेटा, दोनों एंगल बराबर रहते हैं। क्लियर है? आइए बेटा मेन पार्ट पे आते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, वो है लेंसेज के बारे में बेटा। स्फेरिकल लेंस क्या होती है, कितने टाइप ऑफ लेंस है बेटा, और कैसे ये इमेज बनाते हैं बेटा।
सबसे पहले बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आखिर स्फेरिकल लेंस क्या है बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। सुनिए मेरी बात बेटा, आपके पास दो स्फीयर्स ऑफ ग्लास, मान के चले आपके पास बेटा दो सॉलिड स्फीयर्स ऑफ ग्लास है बेटा, सॉलिड है, सॉलिड। आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया कि आपने दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स होंगे बेटा, होंगे कि नहीं होंगे सर? बिल्कुल होंगे, C1 और C2। देखो क्या करोगे बेटा, आप इन दोनों स्फीयर से कुछ पोर्शंस को बेटा कट करोगे, यानी इस वाले जो लेफ्ट वाला स्फीयर है बेटा, इसका ये वाला पीस, ये वाला पोर्शन आप बाहर करोगे बेटा, और ये राइट वाला स्फीयर जो इसका ये वाला पोर्शन आप बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास लेंगे बेटा, जरूरी नहीं है ग्लास बेटा, प्लास्टिक भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं। आपने एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास लिया बेटा, अब जो पहले स्फीयर का ये जो राइट वाला हिस्सा सा है, ये जो चांद जैसा दिख रहा है, इसको आगे इधर पेस्ट कर दो, बंद कर दो। जरूरी नहीं है बेटा दोनों साइड से, एक साइड से भी बंद कर सकते हैं। और ये जो दूसरा पीस है, ये लेफ्ट वाला पीस बेटा, मैं इधर दिखाता हूं, इधर इसको लाओ और इस वाले पीस को इधर लाओ, और यहां से भी इसको ऐसे बाउंड कर दो बेटा। आपको जो यहां बन गया ना बेटा, एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस बन गई बेटा, एक रिफ्रैक्टिंग पीस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम आपको आया है बेटा। इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम को हम बेटा क्या कहेंगे? लेंस। बट एक्चुअल वर्ड इज स्फेरिकल लेंस। व्हाई? क्योंकि बेटा इसके जो दोनों सरफेसेस है ना, ये लेफ्ट वाला भी और ये बेटा राइट वाला भी, ये दोनों एक्चुअली किसके पार्ट है सर? दो स्फीयर्स के। हाँ सर, क्लियर है, दो स्फीयर्स के पार्ट्स आपने लाए और आपने उनको बेटा एक कॉमन पीस ऑफ ग्लास पे अटैच कर दिया, बाउंड कर दिया बेटा, इसे हम कहेंगे लेंस। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो देखो बेटा कैसे, देखो बेटा एक और वे है सर। क्या है? देखो, मैंने बेटा ये वाला स्फीयर लाया और मैंने ये वाला स्फीयर लाया बेटा, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर से हम कुछ पीसेस को कट करेंगे बेटा। मैंने ये वाला पीस काटा और मैंने ये वाला पीस काटा। अब जरा इन दोनों पीसेस को एक कॉमन पीस ऑफ ग्लास के यहां अटैच कर दो। इस वाले पीस को इधर लाओ, इजंट इट लाइक दिस? हाँ सर। और इस वाले पीस को इधर लाओ बेटा, हाँ सर। और यहां से भी बंद कर दो, यहां से भी बंद कर दो। ये क्या बन गया बेटा? ये भी एक स्फेरिकल लेंस बन गया बेटा। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है सर। दोनों तरीके से आप लेंस को बना सकते हो बेटा, क्लियर है। ये कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर रहे हो। दो हमारे पास जो दो स्फेरिकल सरफेस जिनको आप बाउंड कर रहे हो बेटा, वो दो स्फेरिकल सरफेसेस या तो कनकेव है बेटा या तो कन्वेक्स है। आइए देख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि स्फेरिकल लेंस का डेफिनेशन क्या है बेटा। व्हाट इज स्फेरिकल लेंस बेटा? बेटा सिंपली आप लिख सकते हो कि इट्स अ पीस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, थिन ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल या मीडियम, बाउंड बाय, जिसके दोनों साइड से क्या होंगे बेटा? बाउंड बाय स्फेरिकल सरफेसेस, जिसके दोनों साइड से क्या होंगे बेटा? स्फेरिकल सरफेस होंगे, बाउंड बाय स्फेरिकल, ईदर ऑन वन साइड, या तो एक साइड से हो सकता है बेटा, ईदर ऑन वन साइड और बोथ द साइड्स, दोनों साइड से भी हो सकते हैं बेटा, या तो दोनों साइड से हो सकते हैं बेटा। आई रिपीट, अगर आपके पास बेटा एक थिन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, आपके पास एक थिन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बेटा, उसके दोनों साइड से या एक साइड से बेटा आप एक स्फेरिकल सरफेस को बेटा, गिव मी अ सेकंड, बाउंड करोगे बेटा। आप एक स्फेरिकल सरफेस को बेटा बाउंड करोगे, ऐसी किसी भी, गिव मी अ सेकंड बेटा प्लीज, हाँ सॉरी, अगर आपके पास एक थिन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बेटा, इसके एक साइड से या दोनों साइड से आपको इस स्फेरिकल सरफेस अटैच करोगे बेटा, ऐसी किसी भी चीज को बेटा हम क्या कहते हैं बेटा? लेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। आप इसके दोनों साइड से भी रख सकते हो, आप इसके एक साइड से भी रख सकते हो, आप ये वाला स्फेरिकल सरफेस भी ला सकते हो, आप ये वाला भी ला सकते हो। अकॉर्डिंगली आपके पास दो टाइप्स ऑफ लेंसेज होती है। क्या बेटा? वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज हियर। सर क्या क्या? देखिए बेटा, आपके पास जो दो लेंसेज है बेटा, आपके पास जो दो लेंसेज है, वी हैव अ स्फेरिकल लेंस बेटा। आपके पास जो दो लेंस है बेटा, इसमें एक लेंस जो बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? यस, कन्वेक्स लेंस, और एक लेंस को बेटा हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, हमारे पास दो तरीके का लेंस होता है बेटा। एक लेंस को हम बोलते हैं बेटा कन्वेक्स लेंस, एक लेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस। हाँ सर, क्लियर है। अब आप सुनिए बेटा, अब आप सुनिए, इनमें फर्क क्या है बेटा। जो कन्वेक्स लेंस है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा? ये थिक इन द मिडल होगी,
क्या होगी बेटा, थिक इन द मिडल होगी, और ये थिनर एट एड्स होगी। क्या होगी बेटा, थिनर एट एड्स होगी। जब कनकेव लेंस की बात होती है बेटा, ये क्या होता है, ये थिन एट सेंटर होगा बेटा, ये थिन एट सेंटर होगा एंड थिकर एट एड्स होगा बेटा। आई रिपीट, जो आपके पास लेंसेज है बेटा वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कन्वेक्स होगा या तो कनकेव होगा। तो अगर आपके पास एक लेंस है बेटा जो बीच में क्या है बेटा, थिक है, जो बीच में थिक है बेटा और एज पे जो है बेटा थिन है, इस तरह की लेंस को बेटा आप क्या बोलोगे, हां सर, कन्वेक्स लेंस। अगर आपके पास एक लेंस है बेटा जो बीच में थिन है और एज पे बेटा थिक है, तो ऐसी लेंस को आप क्या बोलोगे बेटा, कॉनकेव लेंस। क्लियर है, हां सर। तो आपके पास दो तरीके का लेंस हो सकता है बेटा, इधर ए लेंस इज कन्वेक्स लेंस और ए लेंस इज कॉनकेव लेंस बेटा। एक और बात बताऊं बेटा, इन दोनों को हम इसको बोलेंगे बाई कनकेव लेंस और इसको बेटा हम बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, क्यों बेटा, क्योंकि इसको दोनों साइड से सिफेरिकल सरफेस है। देखिए बेटा, इसको यहां से भी सिफेरिकल सरफेस है, यहां से भी, जो कि जरूरी नहीं है बेटा, आप चाहे तो खाली एक साइड से भी सिफेरिकल सरफेस रख सकते हो। अकॉर्डिंगली इसको प्लेनो कनकेव और प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, वेल दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वरना मैं वो चीजें डिस्कस कर लेता बेटा। चलिए, इंपॉर्टेंट है टर्म्स रिलेटेड टू सिफेरिकल लेंसेज। बेटा सिफेरिकल लेंसेज में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होती है बेटा, सुनिए मेरी बात बेटा। देखिए पहली बात, अभी कुछ देर पहले हमने देखा बेटा कि हम दो स्फीयर से दो सरफेसेस को ले लेते हैं, इजंट इट? क्या उन दोनों के स्फीयर्स के सेंटर्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो उन दोनों स्फीयर्स के जो सेंटर्स होते हैं बेटा, जिनका ये लेंस हिस्सा होता है बेटा, क्योंकि आपने ये लेंस वही से तैयार किया है, उन दोनों सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सर? अब इस लेंस का जो खुद का सेंटर होता है बेटा, ये ओ, इसे बेटा कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? क्लियर है? उन दोनों स्फीयर से जहां से आपने लेंस को तैयार किया बेटा, उन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को हम सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। लेंस के सेंटर को हम क्या बोलेंगे बेटा, हां सर क्लियर है, लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। एक लाइन जो इन तीनों सेंटर्स को पार करेगी बेटा, दोनों साइड से प्रोड्यूस भी होगी बेटा, ऐसी किसी भी लाइन को बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ऐसी किसी भी लाइन को बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्लियर है? आइए पहले देख लेते हैं कुछ टर्म्स को, बाद में आगे बढ़ते हैं एक एक करके, स्लोली हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा। पहले पॉइंट पे आते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, जो मैंने पहले डिस्कस किया था बेटा, ओ से डिनोट करते हैं इसको। रे पासिंग थ्रू इट डू नॉट डिविएट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो भी लाइट रे जाएगी बेटा, इसको हम बाद में रूल्स में भी देख लेंगे, वो डिविएट नहीं होती बेटा, वो अपने रास्ते से भटक नहीं जाती। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन बेटा जो पास होगी दोनों ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से बेटा, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सर क्लियर है? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप किसी एक पे भी डिफाइन कर सकते हो बेटा। ये सेंटर ऑफ स्फीयर होगा जिसका ये लेंस बेटा पार्ट होगा। दो हम यहां बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव का डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है बेटा कि यहां पर जो लेंस है बेटा वो या तो बाई कन्वेक्स होगा या तो बाई कनकेव होगा बेटा। आइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, सुनिए बात बेटा। अभी हमने देखा कि इसको हमने कहां से तैयार किया सर, इसको हमने दो स्फीयर से तैयार किया, तो उन स्फीयर के सेंटर्स होंगे। हां सर, सेंटर्स होंगे। क्या उन स्फीयर्स का रेडियस नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, सिंपल सी बात है बेटा, जो स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस इस लेंस का भी रहेगा। दो इट कैन बी डिफरेंट ऑन ईदर साइड्स, बट द थिंग इज कि आपने इनको दो स्फीयर या एक स्फीयर से तैयार किया बेटा, उन स्फीयर्स का जो रेडियस होगा बेटा वही इनका भी रेडियस होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओ तक की जो दूरी रहेगी बेटा, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, इस पे जरा ध्यान दीजिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड इन केस ऑफ कनकेव। पहले कन्वेक्स पे आते हैं, सुनो मेरी बात बेटा। आपके पास बेटा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा, इस कन्वेक्स की ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है बेटा। मान के चले इसके C1 C2 हम कहीं से भी लिख सकते हैं बेटा, देयर इज नो सच रूल इन दिस, आप चाहे तो C1 यहां से लिख दो, डजंट मैटर। तो बेटा क्या मसला है कि अगर आप कुछ रेज को पैरेलल डालोगे ना, ऐसे any number of rays which are parallel to principal axis beta, they always pass through a common point, they always pass through a common point। क्यों बेटा? लाइट डिविएट होगी,
लाइट अपने रास्ते से भटक जाएगी, और यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है बेटा, तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली दोनों स्फेरिकल सरफेस, यहां भी डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटा। दो आई एम नॉट शोइंग इट एग्जैजरेट करके, अगर इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके बनाएंगे बेटा तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि हाँ ये दोनों रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है बेटा। तो दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। So it's the point on the principal axis at which all the rays of light which are parallel to the principal axis, which are incident in direction parallel to the principal axis, meet or converge after refraction. हाँ सर क्लियर है, but this is not the only definition of focus बेटा। वो क्या है सुनो मेरी बात बेटा। अगर मैं बेटा एक convex lens लूं बेटा, if I'll take a convex lens such that I'll keep an object on the principal axis at some distance such that कि यहां से बेटा जितनी भी rays of light emerge out होंगी बेटा, कितनी भी रेज इमर्ज आउट हो जाए बेटा, अगर ये सारी रेज बेटा रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाए बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यू आर टेकिंग एनी नंबर ऑफ रेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम विच जितनी भी रेज बेटा जा रही है, जब वो लेंस पे इंसिडेंट है बेटा, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो एक दूसरे को पैरेलल हो रही है बेटा, तब उस पॉइंट को भी हम बेटा फोकस कहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लेंस के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं या दो फोकाई होते हैं बेटा, इसका यहां से भी फोकस होता है, यहां से भी फोकस होता है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा अब आप जब भी लेंस को बेटा दिखाओगे, बेटा आप दोनों फोकाई को दिखाओगे। देखो कैसे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यू विल ड्रॉ ए कन्वेक्स लेंस, हाँ सर, उसके बाद बताइए यू विल टेक ए प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर थ्रू C1 एंड C2। बेटा एक तरीका जो सिंपल है वो ये है कि आप इन दोनों के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच में बिल्कुल एक पॉइंट लेंगे और इस ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे सेंटर के बीच में दूसरा पॉइंट लेंगे बेटा। तो दोनों फोकसेस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, दिस इज फोकस 1, दिस इज फोकस 2। हाँ सर क्लियर है। द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज कन्वर्ज इन कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा, ये वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज कन्वर्ज करती है बेटा रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसे फोकस कहते हैं। दो इट इज नॉट द ओनली डेफिनेशन, हाँ आपके एनसीईआरटी में बेटा खाली ये डेफिनेशन दी है, बट देयर आर टू डेफिनेशन जो मैंने दूसरी डेफिनेशन भी बताई। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट ऑल द रेज दैट इमर्ज आउट ऑफ दैट पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा। इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को बेटा कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि सर ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, सिंपल है। आइए अब हम थोड़ा कॉन्केव लेंस में बेटा देख ले, ठीक है बेटा। अगर मेरे पास एक कॉन्केव लेंस है बेटा, आई एम टेकिंग अ कॉन्केव लेंस बेटा, एंड आई एम टेकिंग द प्रिंसिपल एक्सिस इनटू कंसीडरेशन। वी हैव C1 फॉर एग्जांपल हियर, वी हैव C2 फॉर एग्जांपल हियर। तो यहां पर क्या होगा अगर हम रेज को इंसिडेंट रखे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? सी व्हाट विल हैपन? अगर आप कुछ भी रेज को पैरेलल रखोगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, व्हाट विल हैपन इज दैट ऑल दीज रेज विल डिविएट। बेटा ये दोनों रेज जो है बेटा ये कुछ ऐसे डिविएट हो जाएंगे, दे विल नॉट मीट, दे विल गेट डिविएटेड। बट अगर आप इनको यहां से नोटिस करोगे, अगर आप इन दोनों रेज को यहां से विजुअलाइज करोगे बेटा, आपको नहीं लगेगा ये दो रेज पैरेलल आ रही है। मैंने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी बताया था बेटा, रास्ते में लाइट के साथ क्या हुआ, क्या गुजरा, वो आपके ब्रेन को नहीं पता बेटा। ब्रेन इंटरप्रेट करता है द फाइनल एंगल। तो आपको क्या लगेगा बेटा? आपको लगेगा ये दो रेज कहीं यहां से आ रही है। हाँ सर क्लियर हो रही है ये बात? क्लियर हो रही है सर ये बात? तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? फोकस। दो इट इज नॉट द ओनली डेफिनेशन बेटा, इस फोकस को आप इस वे में भी डिफाइन कर सकते हो कि यू हैव अ कॉन्केव लेंस माय डियर, यू आर टेकिंग अ प्रिंसिपल एक्सिस इनटू कंसीडरेशन, यू हैव C1, you have C2, now I'll take some of the rays parallel to the principal axis। सी बेटा अगर कुछ रेज को बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ इंसिडेंट करे, जैसे ये वाला पॉइंट, इन दोनों रेज को बेटा इस वाले पॉइंट पे जाना था, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, तब इस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which all these rays of light which are parallel to principal axis appear to diverge। लगता है कि जैसे वो वहां से डाइवर्ज हो रही है बेटा, हकीकत में नहीं हो रहा है। They appear to diverge from a point called focus। Yeah, if there are some rays of light which are incident towards a particular point, after refraction they become parallel।
इन दिस कंडीशन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फोकस। तो बताओ कॉन्केव लेंस में भी कितने फोकस होते हैं? सर दो होते हैं। सर दो होते हैं। तो यहां पर भी हम फोकस को ऐसे दिखा सकते हैं जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में दिखाया। हाँ सर, सर बिल्कुल सर, हमें क्लियर हो रही है ये बात कि अगर हमारे पास बेटा एक कॉन्केव लेंस है बेटा, तो कुछ रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल है बेटा, तो अगर वो कन्वर्ज हो रही है, लगता है कि वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है बेटा, जैसे यहां से मैं C1 ले रहा हूं बेटा, यहां से C2 बेटा, तो इसमें भी दो फोकाई होंगे बेटा, F1 F2। यू कैन राइट F1 ऑन दिस साइड, F2 देयर इज नो सच रूल बेटा। तो यहां पर भी बेटा कितने फोकस आए? हाँ सर, दो फोकस होते हैं। तो एक का नाम हम F1 रख देंगे, एक का नाम हम F2। एक और बात, चूंकि इसने लाइट को डाइवर्ज किया बेटा, इसीलिए इस लेंस को बेटा हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, फोकल लेंथ। वेरी सिंपल बेटा, फोकस से लेकर, इस फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी होती है बेटा, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। आप यहां से भी दिखा सकते हो। दो आपको किसी एक पे दिखाना है, तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि ये लाइट रेज को बेटा क्या करता है? कन्वर्ज कराता है, कन्वेक्स लेंस। तो यहां पर जिस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया, इसे फोकस कहेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। सेम इज द केस विद कॉन्केव बेटा। कॉन्केव में हमने क्या देखा बेटा? जितनी भी रेज पैरेलल है बेटा, वो लगता है कि वो एक ही पॉइंट से आ रही है, तब उस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं? फोकस। इस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को बेटा हम फोकल लेंथ कहेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलिए बेटा, एपर्चर क्या होता है बेटा? लेंस का डायमीटर। लेंस का डायमीटर, आपके पास फॉर एग्जांपल कॉन्केव लेंस है बेटा, आपके पास कॉन्केव लेंस है। इस कॉन्केव लेंस का जो ये डायमीटर होगा बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लेंस का एपर्चर। आइए इस डायग्राम में सारी चीजें आपको दिख जाएंगी बेटा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस। ठीक है बेटा, यहां पर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक ऑप्टिकल सेंटर है माय डियर। यस, आपके पास एक ऑप्टिकल सेंटर है। यहां पर C2 है, यहां पर C1 है। एज आई सेड, इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा बेटा, आप कहीं से भी C1 बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो वी हैव ऑप्टिकल सेंटर, वी हैव सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, वी हैव, देखो बेटा रेडियस यहां से दिखाया है R2, और दूसरा रेडियस यहां से दिखाया है बेटा R1। इसे इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। ठीक है, क्लियर है? और यही चीजें मैंने यहां पे भी दिखाई है बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो वी हैव ऑप्टिकल सेंटर हियर, वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, वी हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अब आएगा हमारा मेन पार्ट, इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन आपको याद होगा, हमने मिरर्स में भी पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स में। तो यहां कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं। क्यों रूल्स इसलिए फॉलो करते हैं बेटा? ताकि आपको चीजों को मेजर ना करना पड़े, इजंट इट? तो सेम इज विद लेंसेज एज वेल बेटा। तो लेंसेज में भी हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्शन दो बार होता है बेटा, विच इज अ हेक्टिक जॉब टू शो, कंजेशन हो जाएगा डायग्राम्स में। सो पहला रूल देखिए बेटा, हम कन्वेक्स लेंसेज में पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बेटा कॉन्वेक्स लेंसेज में क्या बेटा? रूल क्या कहता है? सुनो सुनो, रूल कहता है बेटा कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर ये फॉर एग्जांपल F1 है बेटा, और ये फॉर एग्जांपल F2 है बेटा, तो रूल ये कहता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट बेटा पैरेलल आप डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस, इफ एनी रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। बेटा ये रूल आप याद रखेंगे, ये रूल आप याद रखेंगे। दो, आप एक ऑब्जेक्ट से रेज किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं बेटा, लेकिन हम वही रेज लेंगे बेटा जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले, जिनके लिए आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रे पैरेलल है बेटा, ये किसके थ्रू पास हो जाएगी? हमेशा फोकस के थ्रू। तो एक रूलर उठा के आप आराम से इसको बना सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, so when a ray of light parallel to the principal axis strikes convex lens, the reflected ray passes through the focus of the principal axis। तो वो फोकस के थ्रू पास होगी। दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है बेटा, रूल नंबर 1 लिखा बेटा। आइए रूल नंबर 2 पे देखिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 2 कहता है कि इफ दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इफ दिस इज फोकस F1 माय डियर, एंड दिस इज फोकस F2। रूल नंबर 2 है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पहले ही फोकस के थ्रू पास हो जाए, इंसिडेंट थ्रू द फोकस, it will definitely become parallel to the principal axis after refraction. If a ray of light is incident through the focus, it will become parallel to the principal axis after refraction. Is this clear? Yes sir. When a ray passing through the focus strikes convex lens, the reflected ray will pass parallel to the principal axis. ये किसको पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस को। ये पहले रूल का ऑपोजिट है बेटा। पहला रूल क्या था? फोकस के थ्रू डालेंगे तो पैरेलल बन जाएगी, सॉरी पैरेलल डालेंगे तो फोकस के थ्रू चली जाएगी। अब फोकस के थ्रू डालेंगे तो बेटा पैरेलल बन जाएगी। क्लियर है? रूल नंबर 3 पे आते बेटा, बहुत ही इजी सा रूल है बेटा। ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस F1, यस सर, दिस इज फोकस F2। बेटा जो रे
जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू इंसिडेंट है बेटा वो सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन, इसको कोई डिविएशन होने वाला नहीं है बेटा, ये बात याद रखें। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी बेटा उसको डिविएशन होने वाला नहीं है। हाँ सर क्लियर है। कितने रूल्स मैंने पढ़ा है बेटा? 3 रूल्स। नंबर 1, a ray parallel to the principal axis passes through the focus. Rule number 2, a ray which is incident through the focus becomes parallel to the principal axis. Rule number 3, a ray of light which is incident through the optical center goes on straight without any deviation. Now rules in concave, rules in concave. Rule number 1 बेटा, rule number 1 सुनिए मेरी बात बेटा, this is f1, हाँ सर, this is f2 for example। तो रूल क्या कहता है बेटा? रूल पहला कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, ये ऐसे डिविएट होगी कि ऐसा लगेगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। A ray of light which is incident parallel to the principal axis appears to be coming from the focus after refraction. वहां सच में फोकस के थ्रू जा रही थी, कॉनकेव में आपको लगता है कि जैसे ये फोकस से आ रही है। हाँ सर क्लियर है। रूल नंबर 2 पे आइए बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 2 कहता है इफ दिस इज फोकस f1, इफ दिस इज फोकस f2, ठीक है बेटा। रूल नंबर 2 कहता है कि जो रे आप फोकस की तरफ डालोगे बेटा, देखिए इसको इधर जाना था, इसको इसकी तरफ जाना था बेटा, ये स्ट्रेट हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ सर बढ़िया समझ आ रहा है। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस, बिफोर रीचिंग द फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ सर, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। सेम रूल है, ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, आपके पास फोकस f1 है बेटा, आपके पास फोकस f2 है बेटा। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर बेटा गोज ऑन स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन बेटा, ये अनडेविएटेड पास होगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कॉनकेव में भी 3 रूल्स बेटा। A ray of light which is parallel to the principal axis appears to be coming from the focus after refraction. Yes sir. A ray of light which is incident towards the focus becomes parallel to the principal axis after refraction. Rule number 3, a ray of light which is incident towards the optical center goes on straight without any deviation. तीनों रूल लेके बेटा चले इमेज फॉर्मेशन को खत्म करते हैं। आपको याद होगा मैंने कॉनकेव मिरर्स में भी बेटा 6 केसेस लिए थे, सेम 6 केसेस जहां कन्वेक्स लेंसेज में होने वाले। बेटा एक बात याद रखिए, जो भी चीजें कॉनकेव मिरर में हुआ वो चीजें रिपीट होने वाली है कॉन्वेक्स लेंसेज में। बताइए कितने केसेस बनेंगे बेटा? मान के चले मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है बेटा, इस कन्वेक्स लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रखना है बेटा, ठीक है। हमारे पास कुछ चीजें, देखो मैंने बात की थी फोकस की, f1 फॉर एग्जांपल, मैंने यहां कहा था सेंटर भी होता है बेटा, क्लियर है। अच्छा एक बात और है बेटा, सेंटर को आप ट्वाइस फोकस भी बोल सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जितना लेंथ यहां से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक होता है बेटा, उतना ही डिस्टेंस फोकस से C1 तक होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको ट्वाइस फोकस क्यों बोलते हैं बेटा। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं ये बात कि हमेशा फोकस ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फोकस होता है। तो जितना डिस्टेंस O से लेकर F1 तक उतना F1 से लेकर C1 तक। तो अगर आप इसको F1 बोल रहे हो तो ये तो डबल है ना उसका, तो इसको ट्वाइस F1 आप बोल सकते हो। हाँ बेटा, अब आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हो? सर इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, जैसे कि केस नंबर 1 हम अभी डिस्कस करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। उसके बाद कहां रख सकते हो बेटा? बियॉन्ड ट्वाइस f1, हाँ सर, बियॉन्ड ट्वाइस f1 रख सकते हैं, हाँ सर। उसके बाद C1 पे रख सकते हो आप, जिसे हम ट्वाइस f1 भी बोल सकते हैं बेटा। उसके बाद बिटवीन C1 एंड f1, जिसे आप बिटवीन ट्वाइस f1 एंड f1 भी बोल सकते हो, एट f1 एंड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6। तो हमें बेटा 6 केसेस को एक एक करके यहां डिस्कस करना है। हाँ सर हमें समझ आया। चलिए हम एक एक करके इन केसेस को ले लेते हैं। पहला केस है बेटा, पहला केस है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा? इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है बेटा वो पैरेलल आती है। क्या आती है बेटा? पैरेलल। तो ये जितनी भी रेज पैरेलल होंगी बेटा, इन पे पहला रूल ऑफ लाइट लागू होगा। वो क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन का, इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल है बेटा, जो भी रे पैरेलल है वो एक पॉइंट के थ्रू पास होगी जिसे फोकस कहते हैं। तो ये जितनी भी रेज है बेटा ये एक ही पॉइंट के थ्रू पास होंगी और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यस सर, इसे हम फोकस f2 यहां पर ले लेते हैं। तो बताइए इमेज कहां पर बनी बेटा? पहली चीज जो आपको लिखनी होती है बेटा वो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। आप पूरा लिखेंगे, मैं आप उसको लेटर्स में लिख रहा हूं बेटा टाइम बचाने के लिए। पोजीशन ऑफ इमेज, तो कहां पर इमेज बनी? सर फोकस पे बनी। तो क्या लिखेंगे? हाँ सर, एट फोकस f2। आप चाहे तो f1 यहां से रखो, f2 देयर इज नो सच रूल।
साइज ऑफ इमेज। देखो बेटा साइज कैसे देखा जाता है, वही जहां पर इन्होंने मीट किया वो पॉइंट कितना इलिवेटेड है या कितना नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो तो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये तो पॉइंट साइजेड है, तो इसे क्या कहोगे बेटा आप, पॉइंट साइजेड या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो बेटा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, डिड दे मीट इन रियल, हाँ सर ये सच में मिल गई, इन्होंने मीट किया हकीकत में, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस इमेज को क्या बोलेंगे सर, रियल बोलेंगे। और रियल इमेज क्या होती है सर, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। यही 3 पॉइंट्स आपको बेटा एग्जाम में लिखने होते हैं, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपसे यही कॉन्सेप्ट देखा जाता है वहां पर। देखिए बेटा अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा सर, बियॉन्ड C1 बोलो या बियॉन्ड ट्वाइस फोकस बोलो, आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ट्वाइस फोकस लिखा होगा वहां पर, बियॉन्ड ट्वाइस फोकस। बताओ कितनी रेज ऑफ लाइट आ रही है सर, हर डायरेक्शन में आ रही है, धनाधन हर डायरेक्शन में लाइट आ रही है। हम थोड़ी ना कोई भी मुंह उठा के कोई भी रे ऑफ लाइट दिखाएंगे, नहीं, हम बोलेंगे बेटा जिसके लिए मेजरमेंट ना करें, जिसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई ना करना पड़े, वो कौन है, एक तो कोई तो रे होगी जो पैरेलल होगी, क्यों नहीं होगी, कोई तो रे होगी जो इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल जा रही होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो रे किसके थ्रू जाएगी सर, रूल कहता है वो जाएगी फोकस के थ्रू, तो गई फोकस के थ्रू। जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी बेटा वो सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। हाँ सर, तो ये इंफॉर्मेशन किससे आई सर, ए से, तो ये यहां पहुंच गई, इसका नाम ए डैश, ठीक है ना बेटा। फिर बी डैश के लिए क्या करते हैं बेटा, सिंपल एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसका नाम है बी डैश। दो ये एरो आपको नीचे दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है इधर मीट कर गई, तो एक ही इंफॉर्मेशन ए डैश पे पहुंच गई बेटा, तो ये इमेज ही इन्वर्ट हो गई बेटा। सो वेयर इज द केस नंबर 2 बेटा, क्या आएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पे बन गई इमेज सर, बिटवीन एफ एंड ट्वाइस F1, बिटवीन फोकस F2 एंड ट्वाइस फोकस F2। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज सर, इमेज का साइज कम है, ऑब्जेक्ट साइज ज्यादा है, तो हम इसे डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं और इसको हम स्मॉलर भी बोल सकते हैं बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है बेटा, आप दोनों चीजें लिख सकते हो बेटा, आप यहां डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, आप स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज भी लिख सकते हो बेटा। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड है। बताओ क्यों, क्योंकि सर रेज ने सच में मीट किया, और जब रेज ऑफ लाइट बेटा सच में मीट करती है तो याद रखना इमेज यस रियल होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। केस नंबर 3 पे आते हैं बेटा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ट्वाइस फोकस के ऊपर रखूं तो देखो बेटा सब में यही कॉमन 2 रूल्स इस्तेमाल होने वाले, जो रे पैरेलल है बेटा वो जाएगी फोकस के थ्रू, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू है बेटा वो सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। डू दे मीट, यस सर, इन्होंने यहां मीट किया। ये किस पे इंफॉर्मेशन आया, ए डैश पे, यहां ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बी डैश। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज सर, फोकस पे, ट्वाइस फोकस पे, एट ट्वाइस फोकस ट्वाइस F2 बोलेंगे इसको बेटा। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज सर, सेम साइज, क्या बेटा, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा यहां पर इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, where should be an object placed in front of a convex lens such that image size is same as object size or such that the magnification is unity 1। तो याद रखना इमेज का साइज तब सेम होता है बेटा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे या ट्वाइस फोकस पे रखा जाता है, और सेम स्टोरी हमने मिरर्स में भी देखी थी बेटा। आइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज सर, फिर से वही है सर, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सर रेज ने हकीकत में मीट किया है सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। चलिए बेटा केस नंबर 4 पे आते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के रख दो C1 और F1 के बीच में, यानी ट्वाइस फोकस और फोकस के बीच में। व्हाट विल हैपन, कोई तो ऐसी रे होगी जो पैरेलल होगी, क्यों नहीं होगी, वो जाएगी किसके थ्रू बेटा, फोकस के थ्रू। जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। डिड दे मीट, यस, इन्होंने यहां पे मीट किया। ये किसका इंफॉर्मेशन सर, ए से इंफॉर्मेशन लाइट रेज ने इधर कलेक्ट किया, तो इसे ए डैश का नाम देंगे। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है बेटा, इसका नाम बी डैश देंगे, तो ये बन गई इमेज, और ये बन गया इमेज का साइज बेटा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज सर, बियॉन्ड ट्वाइस फोकस सर, बियॉन्ड ट्वाइस फोकस सर, ट्वाइस फोकस के उस साइड से जाएगा इमेज। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज सर, इमेज का साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो क्या लिखेंगे बेटा, एनलार्ज्ड लिखेंगे, इमेज जो है वो बड़ा हो गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज सर, रेज ऑफ लाइट ने सच में मीट किया है सर, सो द इमेज इज रियल एंड यस सर इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी है। देखिए बेटा अब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं बेटा कहां पर, फोकस पे। इस वाले केस का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में। याद रखिएगा ये केस जब आप ग्रेड 12 में आएंगे इंशाल्लाह बेटा, वहां पे आप इसको डिस्कस करोगे कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
passes through the focus after refraction. A ray of light which is incident through the optical center goes on straight without any deviation. Will they meet? They will meet at infinity. दो पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करते हैं. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? सर इन्फिनिटी पे मीट करेंगे. सर इन्फिनिटी पे बन जाएगी इमेज, तो लिखिए एट इन्फिनिटी. व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? मान लो ये इन्फिनिटी इधर है बेटा, खाली इधर है, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. इट्स क्वाइट लार्जर इन द साइज बेटा. सो हाईली एनलार्ज्ड. क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, हाईली एनलार्ज्ड. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सर अगर रेज ऑफ लाइट हकीकत में मीट कर रही है सर देन द इमेज शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड. बिल्कुल सही जवाब है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट केस पे बेटा आते हैं. नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट केस कौन सा है बेटा? कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखें. वेरी इंपॉर्टेंट केस. Is an exceptional case in terms of spherical lenses. If you will keep an object between focus and optical center, one of the ray which is parallel to the principal axis passes through the focus after refraction. Yes, sir. Another ray of light which is incident through the optical center goes on straight without deviation. Will they meet? Never ever. ये दो रेज कभी मीट नहीं कर सकती बेटा. लाइट डाइवर्ज हो रही है, दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है. बट जब आप यहां से दोनों रेज को कलेक्ट करोगे, आपका जो ब्रेन रेस्पॉन्स होगा बेटा वो यही दिखाएगा कि ये दो रेज जो है बेटा वो इस पॉइंट से आ रही है. क्योंकि मैंने कहा ना बेटा, आप कर्व्ड पाथ को कभी सेंस नहीं कर सकते. आप कभी कर्व्ड पाथ को सेंस नहीं करेगा. आपको नहीं लगेगा ये रेज ऑफ लाइट इसके टॉप से आ रही है, आपको लगेगा ये और यहां से आ रही है, ए डैश से. तो आपको ऑब्जेक्ट का ये टॉप यहां पे दिखाई देगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर तो इसका फुट दिखाई देगा. सो वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज? बेटा ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, इजंट इट? जहां से आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना बेटा, वहीं से इमेज भी बन रही है. आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से रखा था तो इमेज भी लेफ्ट साइड से बन गई. यस. व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? बेटा अगेन एनलार्ज्ड. जो इमेज का साइज है वो ज्यादा है. कैन यू टेल मी नेचर ऑफ इमेज? कैन यू टेल मी नेचर ऑफ इमेज? एग्जैक्टली. यहां रेज ऑफ लाइट ने हकीकत में मीट नहीं किया. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट. देखो बेटा, ऑब्जेक्ट जैसा था इमेज भी वैसा का वैसा है, अपराइट, इन्वर्ट नहीं हो गई. तो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है. So these are the 6 cases of image formation in case of spherical lenses that you should be able to draw very precisely in your JK Bose examination. बेटा आइए, इसका एक टेबल है, आप खुद पढ़ सकते हो. मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां पे बनती है, बियॉन्ड फोकस रखा तो इमेज कहां पे बनती है, बिटवीन रखा तो कहां बनती है बेटा, फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे बनती है, ट्वाइस फोकस पे रखे तो इमेज वापस ट्वाइस फोकस पे बनती है. क्लियर है? बिटवीन F1 एंड O रखे तो इमेज सेम साइड ऑफ लेंस पे आ रही है बेटा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. सही है बेटा. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो. जितनी भी चीजें मैंने बेटा डिस्कस की वो इस टेबल में है. यू कैन रीड आउट दिस टेबल बाय योर ऑन. हाँ, याद रखने के लिए बेटा ये टेबल बहुत अच्छा है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि इमेज कहां बनने वाली है. उससे आपकी चीजें बेटा बहुत आसान हो जाएंगी. इफ यू नो दिस टेबल, इफ यू मेमोराइज दिस टेबल, यू विल बी एबल टू ड्रॉ ऑल द रे डायग्राम्स वेरी करेक्टली. चलिए बेटा, अब हम आते हैं बेटा किस पे? कॉन्केव पे. कॉन्केव में हमने 3 रूल पढ़े बेटा. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे बेटा? इन्फिनिटी पे. और इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है बेटा वो क्या आती है? पैरेलल आती है. सो फर्स्ट रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to be coming from the focus after refraction. बिल्कुल रूल नंबर 1 है ये कॉन्केव में. हाँ सर. Again rule number 1, a ray of light which is parallel to principal axis appears to be coming from the focus after refraction. Do they meet? No. ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है बेटा, इसीलिए तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. अब लेकिन जब आप यहां से इसको ऑब्जर्व करोगे ना बेटा लाइट को, आपको नहीं लगेगा लाइट पैरेलल आ रही है, डिविएट हो रही है. यहां हो रही है डिविएट, ये लेंस कर रहा है. आपके ब्रेन को नहीं पता लेंस क्या कर रहा है, तो आपको लगेगा ये दो रेज इधर मीट कर रही है फोकस पे. तो आपको लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है ये यहां से आ रही है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा बेटा. सिंपल सी बात है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? सर फोकस पे. कहां पर बेटा? हाँ, एट फोकस F1. What is the size of image? Sir, point size है. हाँ बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट साइज है. What is the nature of image? सर रेज ऑफ लाइट हकीकत में मीट नहीं कर रही है सर, तो ये वर्चुअल इमेज है सर. हाँ बिल्कुल है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आना है. क्लियर है बेटा? केस नंबर 2. अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि यहां पर 2 ही केसेस क्यों हैं, क्योंकि यहां पर 2 ही केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं. आई विल मेक दिस क्लियर. फिलहाल के लिए हम ऑब्जेक्ट को बेटा कहां पर रख रहे हैं? कहां पर रख रहे हैं? बिटवीन फोकस F1 एंड ट्वाइस F2. सर नहीं, सर नहीं, पहले तो ट्वाइस फोकस रखना है सर, बियॉन्ड ट्वाइस फोकस रखना है सर, उसके बाद एट ट्वाइस F2 रखना है सर, उसके बाद यहां रखना है. बेटा मैं आपको एक बात बता दूं,
वो जितनी भी पोजीशंस बनती है बेटा वो एक ही केस बनता है, इसलिए हम यहाँ पे केस नंबर 2 इन जनरल डिस्कस करने जा रही है। मेरी बात सुनो, अगर आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, a ray of light which is parallel to principal axis appears to be coming from the focus after refraction। ये रूल तो सबको याद होगा, हाँ सर याद है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आप डालोगे बेटा, इट विल गो ऑन स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन। डू दे मीट सर? नो, दे डू नॉट मीट। सर ये वाली रे डिविएट हो गई इधर, ये वाली रे सर सीधी गई, सो दे डाइवर्ज। पर आपके ब्रेन को क्या रेस्पॉन्स बेटा यहां से क्या मिलेगा कि ये दोनों रे जो बेटा ये यहां से आ रही है ए डैश से, तो ए का इंफॉर्मेशन आपको ए डैश में नजर आ, तो यहां से परपेंडिकुलर तो बी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट यहां है बेटा वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है सर? देखो बेटा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, पहले मैं ये 3 केसेस लिखूंगा बेटा। पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पर बन गई इमेज? हाँ सर, इमेज बन गई सर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? सर इमेज का जो साइज है सर वो ऑब्जेक्ट से कम है, तो ये डिमिनिश्ड आएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सर ये इमेज जो है सर ये वर्चुअल है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट हकीकत में मीट नहीं कर रही है सर, तो ये वर्चुअल इंटर बिल्कुल आएगा, यही आएगा। अब बेटा मेरी एक बात सुनो, अब मैं चेंज करने वाला हूं ऑब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट को कहीं और पे रख देता हूं। मान के चले मैं इसको फोकस पे रख देता हूं, ट्वाइस फोकस पे रख देते हैं, क्या ट्वाइस फोकस पे रख देते हैं। बताओ जो रे पैरेलल है बेटा वो क्या हो जाएगी? सर वो डीविएट हो जाएगी एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। हाँ सर क्लियर है। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो सीधी जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। तो इन्होंने कहां मीट किया? फिर से उधर ही मीट किया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो वही मैं बता रहा हूं बेटा, अब आप ट्राई करके देखो बेटा, ट्राई कीजिए। ये वाला केस मत ले लीजिए, मेरा वाला केस मत। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, फोकस पे रखिए, F1 पे इधर रखिए बेटा, एक रे पैरेलल सीधी जाएगी, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी बेटा, फिर से इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 आएगी। वही मैं समझा रहा हूं बेटा, वो जितनी भी पोजीशन है बेटा वो सिंगल केस कहलाएंगी, दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज बनेगी बिटवीन F1 एंड O, image will be diminished, image will be virtual and erect। I hope आपको image formation clear है। तो साथ में आप ये टेबल भी बेटा याद करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज फोकस पे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, इमेजेस फॉर्मेट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑलवेज एंड ऑलवेज इमेजेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा। लेंस फॉर्मूला, एज वी डिस्कस्ड मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, सेम वे वी हैव लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला बेटा? देखो आपने देखा कि जब आप लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बेटा बदल रहे थे तो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो रहा था, साथ साथ उसकी डायमेंशंस भी बदल रही थी। कभी इमेज लार्जर इन साइज, कभी हाईली एनलार्ज्ड, कभी सेम साइज, कभी डिमिनिश्ड। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। ठीक है बेटा। सो मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा? ये एक फॉर्मूला है बेटा, इट्स अ फॉर्मूला विच gives relation between, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में बेटा, which gives relation between, yes, किस किस के बीच में बेटा? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और किसके बीच में बेटा? हाँ, फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। हम लेंस की बात कर रहे हैं बेटा, मिरर की बात नहीं हो रही यहां पे, उसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं बेटा, ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। और क्या है वो रिलेशन बेटा? 1/v minus 1/u is equal to 1/f। रिमेंबर दिस रिलेशन, यू डोंट हैव टू प्रूव इट, ग्रेड 12 में इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे बेटा, दैट्स वेरी इजी। पर यहां पे याद रखें, यहां पर u जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v बेटा v लिखे यहां पर, v यहां पर इमेज डिस्टेंस है बेटा, और जो स्मॉल f है बेटा वो आपकी फोकल लेंथ है बेटा। याद रखें, कैपिटल F का मतलब फोकस होता है बेटा, और स्मॉल f का मतलब फोकल लेंथ होता है बेटा। क्लियर है? हाँ सर, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, यस, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कभी लार्जर इन साइज, कभी स्मॉलर इन साइज। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन बेटा? मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? ये वो हद है, द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच an image of object is magnified। ठीक है बेटा, एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है बेटा वो कितनी मैग्नीफाई हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
है ना। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना ज्यादा या कितना कम होने वाला है, कितना इमेज मैग्नीफाई हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसको कैसे हम चेक करें, कैसे चेक करें बेटा, दो चीजें हैं। एक ये है कि आप हाइट ऑफ इमेज का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर, ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ। तो इसका कंपैरिजन आप करेंगे किसके साथ बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। यह है पहला तरीका। क्यों, क्योंकि बेटा आप रिलेट कर रहे हो ना रेशियो से, तो इमेज की हाइट को h डैश से लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट को h से लिखेंगे, और हम मैग्निफिकेशन को m से लिखेंगे बेटा, तो क्या बन गया h डैश बाय h। ठीक है बेटा, यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका बेटा सुनो, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेंस के सामने बेटा चेंज करते हो, इट इज नॉट ओनली द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच चेंज, इट्स आल्सो द हाइट ऑफ इमेज विच चेंज। सो द हाइट ऑफ इमेज वैसा ही चेंज होता है जैसा डिस्टेंस ऑफ इमेज चेंज होता है। तो आप इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकते हो। वो क्या है बेटा, कि मैग्निफिकेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा सर, कैसे, विच इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस आप कहां से देखोगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से, टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इन दो का रेशियो करोगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है बेटा, कंपैरिजन रेशियो से होता है। तो m का इक्वेशन बेटा v बाई u। क्यों, क्योंकि v होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में, यानी मिरर फार्मूला आपने देखा बेटा, वहां पर हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते थे, और मैंने बताया भी था कि नेगेटिव बेटा u के साथ नहीं होता, इट्स नॉट, इट डजंट बिलोंग टू u बेटा, इट्स बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द डेरिवेशन पार्ट। यहां भी अगर आप इसको डिराइव करोगे किसी एक केस से, जो हमने 6 केसेस अभी पढ़े कन्वेक्स लेंस में बेटा, कोई भी एक केस उठा के हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करके उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहां नेगेटिव साइन ही आएगा बेटा। सो हाउ मेनी फार्मूलाज आर देयर, 2। सो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ लिख सकते हैं कि h डैश बाय h, और वो बराबर आएगा बेटा v बाय। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा मैग्निफिकेशन। तो क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। दूसरा है कि आप v बाई यू भी लिख सकते हो बेटा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा इसके यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, यूनिट्स क्या होते हैं इसके बेटा, नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं बेटा, इट इज ए प्योर नंबर। जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा एक प्योर नंबर है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, हाँ, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज बेटा, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है बेटा। जब रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज होता है बेटा, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, मीटर बाय मीटर, किलोग्राम बाय किलोग्राम, व्हाटएवर इट इज, तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा मैग्निफिकेशन है बेटा h2 बाय h1 या h डैश बाय h। तो हाइट का यूनिट भी बेटा मीटर, इसका भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, नो यूनिट, इट्स अ प्योर नंबर बेटा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आइए बेटा पावर ऑफ ए लेंस पे डिस्कशन करते हैं बेटा, पावर ऑफ लेंस पे। इससे पहले कि मैं पावर ऑफ लेंस पे डिस्कशन करूं बेटा, मुझे एक बात बोलनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है बेटा। जब बेटा मैंने कॉन्वेक्स लेंस आज पढ़ाया, तो मैंने ये बोला बेटा कि कन्वेक्स लेंस बेटा लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इजंट इट, उसे हम फोकस कहते हैं बेटा। तो अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, यहां फोकस जो बेटा, इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, इजंट इट। और हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन इसके बरक्स इफ यू विल टेक अ कॉन्केव लेंस इनटू कंसीडरेशन बेटा, तो हमने ये देखा कि कुछ भी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, एंड दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इन केस ऑफ कॉन्केव, इन केस ऑफ कॉन्केव, वेयर डज द फोकस लाई सर, ऑन द लेफ्ट साइड। इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाट शुड वी टेक इट, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। हाँ सर क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात बेटा, बेटा हर कॉन्वेक्स लेंस की एबिलिटी क्या है सर, लाइट को डाइवर्ज, सॉरी कन्वर्ज करने की। यस सर। कॉन्केव लेंस की क्या एबिलिटी है सर, लाइट को डाइवर्ज करने की। बेटा इनकी एबिलिटी कितनी है, हाउ मच इज द एबिलिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेस्पेक्टिवली। यानी कॉन्वेक्स लेंस अगर आपके पास है बेटा, ये कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, वो होता है उसका पावर, उसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट। व्हाट इज पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, इट इज द एबिलिटी टू डाइवर्ज द लाइट बाय अ कॉन्केव लेंस। अब ये एबिलिटी किससे पता चलेगी बेटा, मैं आपको बता दूं, इक्वेशन में तो लिखा हुआ है फोकल लेंथ, बट मैं रियल जो गेम यहां पे बेटा उस पे आता हूं। सुनो मेरी बात बेटा, अगर आपके पास बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, वी हैव अ थिनर कॉन्वेक्स लेंस एंड वी हैव अ थिकर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। देखो किस चीज का फर्क होगा बेटा, लाइट जब एक थिनर कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट है बेटा, लाइट कम ट्रेवल करेगी लेंस में, इजंट इट, इजंट इट। हाँ सर, लाइट ज्यादा देर लेंस में नहीं ठहरेगा। क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना ही नहीं है, तो लाइट ज्यादा डिविएट भी नहीं होगी बेटा।
तो लाइट दूर जाके मीट करेगी यहां पर, तो इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। हाँ सर क्लियर है। लेकिन यही चीज जब एक थिकर लेंस पे होगी, देखो बेटा क्या होगा, लाइट ज्यादा देर लेंस में रहेगी तो ज्यादा डीविएट होती रहेगी और ये बिल्कुल सामने मीट करेगी। बिल्कुल सर क्लियर है। तो यहां पर फोकल लेंथ कम होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, सवाल सुनिएगा। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ बेटा ज्यादा है, अगर लेंस का फोकल लेंथ बेटा ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, लाइट दूर जाके मिल रही है, तो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी कम या ज्यादा, सर कम। क्लियर है। अगर फोकल लेंथ कम है बेटा, तो इसका मतलब हुआ लाइट बिल्कुल सामने मिल रही है, तो इसका मतलब इसका पावर क्या है बेटा, ज्यादा। तो यहां से सीधे समझ आ रहा है इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहां से जो क्रक्स निकला बेटा वो यही है कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ सर एकदम क्लियर है सर। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। बेटा लाइट कितनी डाइवर्ज होनी है वो उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा। मैं कह रहा हूं उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा indirectly. A convex lens of short focal length bends the light rays through the larger angles. जो लेंस बेटा क्या होगी बेटा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा बेटा, तो वो लाइट को ज्यादा डीविएट करेगा, ज्यादा एंगल पे उसको डीविएशन दिखाएगा, फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, और वो लाइट रेज बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के सामने ही मीट करेंगे। सिमिलरली यही चीज जब कॉन्केव में होगा तो बिल्कुल रिवर्स होगा बेटा। कॉन्केव में क्या होगा बेटा, जो लेंस बेटा पतला होगा, यानी जिसका फोकल लेंथ बेटा ज्यादा होगा, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां उतना ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं होगा, वहां उतना ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं होगा। तो आपको लगेगा ये लाइट रेज दूर से आ रही है बेटा, यहां से, तो फोकल लेंथ ज्यादा, तो मतलब पावर क्या बेटा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर कम। वही है बेटा। इसके बरक्स अगर एक थिकर कॉन्केव लेंस होगा बेटा, तो आपको लगेगा लाइट रेज बिल्कुल सामने से आ रही है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। लाइट रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज किया जाएगा बेटा, वो उसके पावर पे ही डिपेंड करेगा। पावर ज्यादा तो कन्वर्जेंस डाइवर्जन ज्यादा, पावर कम तो कन्वर्जन डाइवर्जन कम। ठीक है बेटा, इसको लेटर पी से लिखेंगे। और ये रेसिप्रोकल किसका है बेटा, फोकल लेंथ का। एक और बात, अगर मैं आपसे यहां यूनिट के बारे में डिस्कस करूं, तो चलिए वो दूसरी स्लाइड पे आते हैं बेटा। यूनिट के बारे में देखो बेटा, P इज इक्वल टू 1/f मैंने कहा। अच्छा फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, सर मीटर होता है, लेंथ है ना बेटा। तो यहां पर यूनिट, ऐसा यूनिट की बात हो रही है बेटा, यहां पर ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या आएगा जरा बताइए। सर ऊपर 1 है सर, और नीचे फोकल लेंथ है, सो तो 1/मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पर मीटर पढ़ते हैं, पर मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m⁻⁻⁻1। हाँ सर क्लियर है। तो इस पर मीटर को बेटा एक नाम से हम रिप्लेस करने वाले हैं, जिसे डायोप्टर कहते हैं बेटा, और जिसको कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है। सो लेंस का पावर जो होता है बेटा वो डायोप्टर होता है, और इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है बेटा। एक्चुअल यूनिट इसका पर मीटर है। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय लेटर डी व्हेन एफ इज मेजर्ड इन मीटर्स, क्योंकि जो ऐसा है एफ का वो तो मीटर ही है। वन डायोप्टर इट इज द पावर ऑफ द लेंस। अच्छा वन डायोप्टर को डिफाइन कैसे करें, देखो मेरी बात, पावर किसके बराबर, 1/f। अगर हम लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर चूज करें बेटा, जरा पावर कितना आएगा, सर 1 डिवाइडेड बाय f। सर आपने 1 बोला, सर ये आ गया 1/1, सर ये आ गया 1/1 आएगा, 1 पर मीटर। और इसी 1 पर मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर। तो कब आया 1 डायोप्टर, सर जब आपने फोकल लेंथ 1 मीटर ली। तो पावर उस लेंस का 1 डायोप्टर होगा जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, चाहे कन्वेक्स है या कनकेव है। आपके पास कन्वेक्स लेंस है बेटा, उसका फोकल लेंथ 1 मीटर, उसका पावर 1 डायोप्टर है। आपके पास कॉन्केव लेंस है बेटा, उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है बेटा, उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। कोई शक नहीं सर। एक और बात, कॉन्वेक्स लेंस मैंने अभी अभी बोला बेटा, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बेटा ये नेगेटिव होता है। और मैंने बोला जो कनकेव लेंस है बेटा, सॉरी कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बेटा ये नेगेटिव होता है। तो याद रखें कि इसका पावर भी पॉजिटिव होगा और इसका पावर नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, आई रिपीट, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 1/f का इक्वेशन है, और अगर f पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है। तो कॉन्वेक्स का अभी अभी मैंने बोला फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसका पावर भी नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो जब आप ये सुनते हो किसी के स्पेक्टिकल्स का जो पावर है बेटा, लेंसेज का पावर वो माइनस है, तो मतलब वो कनकेव लेंस यूज कर रहा है। ओके बेटा, अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है। ठीक है बेटा, आइए कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा। तो कन्वेक्स लेंसेज की बात करते हैं बेटा, इनके कुछ एप्लीकेशंस है, वो क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास बेटा आपने ज्यादा इनको शॉपकीपर्स को देखा होगा यूज करते हुए, टू जस्ट चेक द
प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो भी स्टफ उनको भेजना होता है उनका प्राइस अगर देखना होता है बेटा, क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास से हम कन्वेक्स लेंस से क्या करते हैं बेटा, विजुअल एंगल बढ़ाते हैं। विजुअल एंगल जब बढ़ता है ना बेटा, तो इमेज का साइज जो होता है बेटा वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है, तो आपको छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ा दिखाई देता है। तो एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सकते हैं। आई ग्लासेस देखिए बेटा, यानी हम स्पेक्टिकल्स में डिफेक्ट्स ऑफ विजन को ठीक करने में कन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एक डिफेक्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, क्या है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वहां मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम बेटा ठीक कर सकते हैं। वहां लो कन्वर्जिंग पावर होता है लेंस का, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल। अच्छा, कैमरास में यूज किया जाता है टू फोकस इमेज ऑन द फिल्म, एंड माइक्रोस्कोप्स में मैंने बोला था, इवन टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप दोनों बेटा, टेलीस्कोप्स में भी ये यूज किया जाता है। कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। आइए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, आपको खाली इनका एप्लीकेशन पार्ट याद रखना है बेटा, आगे आप स्टडी करोगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक कॉन्केव लेंसेज की बात हम करेंगे बेटा, तो बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप्स अलोंग विद कॉन्वेक्स लेंसेज। सर क्या मतलब, यानी जो टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स होते हैं बेटा, इनमें कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके साथ साथ आप कॉन्केव लेंसेज को भी कांटेक्ट में रख सकते हो। क्यों, क्योंकि इससे बेटा एक चीज जो होती है बेटा काफी कंट्रोल होती है बेटा, उसे क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं बेटा। सर क्या मतलब, इससे क्या है, देखो बेटा, जब आप किसी कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट को इंसिडेंट करते हो बेटा, व्हाइट लाइट फॉर एग्जांपल, इट कंटेन 7 कंपोनेंट्स, तो ये जरूरी नहीं कि वो सातों के सात कंपोनेंट जो है ना बेटा, विब गियर, VIBGYOR, यू माइट बी आप जानते होंगे इसके बारे में, तो वो सारे कंपोनेंट्स इक्वली कन्वर्ज नहीं हो सकते, तो उससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं होती बेटा, उसे क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं एक्चुअली। तो उस चीज को ठीक करने के लिए बेटा हम कन्वेक्स के साथ साथ कॉन्केव रखते हैं, तो वहीं पे एक यूज है इन बाइनोक्यूलर्स एंड टेलीस्कोप्स अलोंग विद द कन्वेक्स लेंसेज, बिकॉज कन्वेक्स लेंसेज अलोन क्रिएट्स ब्लर एंड डिस्टॉर्शन आ जाता है, इमेज क्लियर नहीं आती है बेटा, उस रीजन से हम इसमें कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। अच्छा, आई ग्लासेस में जैसे मैंने बोला, मायोपिया को ठीक करने के लिए बेटा हम कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। इवन कैमराज में अलोंग विद द कॉन्वेक्स हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। फ्लैश लाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, फ्लैश लाइट्स में अगर आप कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल करोगे बेटा, तो अगर आप टॉर्च से बेटा लाइट छोड़ोगे, पैरेलल बीम छोड़ोगे बेटा, एज यू नो ये पैरेलल बीम जो है बेटा वो डाइवर्ट होने वाली है, लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, तो ज्यादा एरिया पे लाइट जो है बेटा वो इंसिडेंट हो जाएगी, ज्यादा एरिया बेटा कवर होगा लाइट से, तो इसे हम फ्लैश लाइट कहते हैं बेटा। इनमें भी कॉन्केव लेंसेज का इस्तेमाल होता है। दिस इज ऑल बेटा वी हैव इन दिस चैप्टर। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की बेटा कि हर एक चीजों को मैं कन्वीनियंट बनाऊं बेटा आपके लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी बेटा, एंड आई गारंटीड जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ा है बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट स्टोरी अभी बाकी है बेटा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अलोंग विद दिस आई विल ब्रिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।